तो कल के क्लास में हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में बात किए थे कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमारे और आपके बीच हुई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारा चीजें समझ में आया भी होगा, है ना। अब हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर जो आपके सामने रखेंगे। अब देखना है क्या, देखिए एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर देते हैं। रिवीजन में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। रिवीजन में कल हम लोग जब चर्चा किए थे कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि वृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट, है ना। वृद्धि के बारे में हमने कहा था कि शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार यानी लंबाई में तथा वजन में होने वाले बढ़ोतरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि वृद्धि को आप माप तोल सकते हैं क्योंकि यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन को एक साथ हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। हमने कहा था कि आपका लंबाई का और वजन में होने वाले बढ़ोतरी को हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। वृद्धि के बारे में हमने अब चर्चा किया था कि वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है वृद्धि, जबकि विकास जो होता है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसके बारे में एक चीज हमने और भी चर्चा किए थे कि एक संकुचित प्रत्यय है, जबकि नैरो कॉन्सेप्ट है जो केवल शारीरिक यानी फिजिकल फैक्टर यानी शारीरिक विकास से क्या होता है, संबंधित होता है। मतलब वृद्धि के बारे में हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि वृद्धि केवल हमारे शारीरिक पक्ष से संबंधित है। फिजिकल डेवलपमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। बट विकास में केवल फिजिकल डेवलपमेंट शामिल नहीं होता है। विकास में हमारा शारीरिक पक्ष भी शामिल होता है, संज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल होता है, नैतिक पक्ष भी शामिल होता है, उसके बाद में कार्यात्मक पक्ष, सभी पक्ष उसमें शामिल होते हैं। इसीलिए विकास का जो क्षेत्र था वो बड़ा क्षेत्र था और वृद्धि का क्षेत्र जो क्या था बताइएगा, वो था छोटा क्षेत्र। हमने चर्चा किया था। वृद्धि के बारे में हमने एक चीज और बताया था आप लोगों को कि वृद्धि जो है मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक या संख्यात्मक होती है। मतलब जिसमें कोई ना कोई मात्रा होता है जिसको हम नाप तौल सकते हैं। इमेजिनेशन की बात इसमें नहीं होगी, इसको माप तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो हमारा कौन है, वृद्धि है। वृद्धि के बारे में फिर हमने ये बताया था कि अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है। देखिए बताए थे ना कल कि मापा जिसे जा सकता है वो कौन है बताइएगा, वृद्धि है। अतः वृद्धि क्या है, तो वृद्धि है मापनीय, जिसको हम माप सकते हैं, वो हमारा क्या है, वृद्धि। जबकि विकास के सेंस में ऐसा नहीं हो रहा था। विकास मापनीय नहीं होता है। विकास को केवल आप महसूस कर सकते हैं, केवल आप फील कर सकते हैं, केवल आप अनुभव कर सकते हैं। विकास एक बड़ा प्रत्यय है, वृद्धि एक छोटा प्रत्यय है। वृद्धि परिमाणात्मक हो सकता है, वृद्धि संख्यात्मक हो सकता है, जबकि विकास परिमाणात्मक एवं संख्यात्मक नहीं होता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। आपके क्वालिटी में जो चेंजेज आ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। वृद्धि का क्षेत्र छोटा होता है, विकास का क्षेत्र बड़ा होता है। कल भी हमने इस बात पर चर्चा किया था कि मान लीजिए कि एक बड़ा गोला वृद्धि है, तो इसके अंतर्गत में बड़ा गोला आपका जो है विकास है, तो विकास के अंतर्गत में हम लोग किसको शामिल रख सकते हैं, वृद्धि को। बट वृद्धि के अंतर्गत में हम विकास को शामिल नहीं रख सकते। कल हमने इस बात पर चर्चा किया था। यहाँ पर लिखा भी हुआ कि वृद्धि, अच्छा वृद्धि के बारे में हमने एक चीज और बताए थे कि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होगा। आपके लंबाई में परिवर्तन, आपके वजन में परिवर्तन, मतलब शारीरिक परिवर्तन जो होता है एक निश्चित समय तक ही होता है। तो वृद्धि का अपना एक फिक्सेशन है, अपना एक टाइम लिमिटेशन है कि कब तक किसी व्यक्ति में वृद्धि हो सकता है, कब तक किसी व्यक्ति में ग्रोथ हो सकता है। लेकिन विकास का कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। विकास अनंत है। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है ना, उसी तरह से विकास भी जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास का कोई अपना बेसिक क्षेत्र नहीं होता। अब विकास के बारे में तुम ऐसे भी नहीं सोच सकते हो कि विकास का अपना एक टाइम लिमिटेशन है कि 10 साल के बाद विकास खत्म हो जाएगा, 15 साल के बाद विकास खत्म हो जाएगा। जबकि वृद्धि के सेंस में ऐसा है कि 0 से लेकर के
18-20 साल तक की अवस्था तक वृद्धि जो होना होगा हो जाएगा। उसके बाद वृद्धि एकदम से क्या हो जाता है बताइएगा, रुक जाता है। तो रुकने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किसके सेंस में काम कर रहा था, वृद्धि के सेंस में काम कर रहा था, जबकि विकास जो है ना वो जीवन पर्यंत चलने वाला। हमने बताया था कि आपके भाषा में वृद्धि नहीं होता है, आपके भाषा में विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 साल की अवस्था में आप 10 लाइन स्टेज पर चढ़ करके खड़ा होकर के बोलते थे, लेकिन जब आपका उम्र 25 साल का हुआ तो स्टेज पर 2 घंटा अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं। तो भाई भाषाई इसको विकास कहेंगे, इसको भाषाई वृद्धि हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी वो क्वालिटी में परिवर्तन आया ना। वो कैसा चेंजेस है, वो गुणात्मक परिवर्तन है, वो मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है। लेकिन 5 साल की अवस्था में मान लीजिए कि आप 2 फीट के थे, 25 साल की अवस्था में 5.5 फीट का हो गए, तो भाई उसमें मात्रा में परिवर्तन तो आया। उसको नाप तोल सकते हैं कि 2 से 5.5 हो गए, मतलब 3.5 बढ़ गए, मेजर कर सकते हो, तो वो वृद्धि है। जिसका मेजरमेंट होगा वो वृद्धि है, जिसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते वो क्या है, विकास है ना। बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, इसमें भी हमने लिखा कि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होता है, उसका एक सीमा फिक्स होता है। जबकि एग्जाम्पल हम लिया कि लड़की की लंबाई जो है 16 से 18 वर्ष, जो बढ़ना होगा बढ़ जाएगा 16 से 18 वर्ष तक। लड़का का जो उम्र है वो 18 से 22 वर्ष तक जो वृद्धि होना हो जाएगा। उसके बाद एक लंबाई बढ़ना रुक जाएगा, मतलब ये लंबाई बढ़ना क्या हो जाएगा बताइएगा, रुक जाता है, क्योंकि भाई वृद्धि का अपना एक समय सीमा फिक्स होता है। जीवन भर वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि का अपनी एक समय सीमा फिक्स है, जबकि विकास के सेंस में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बात समझ में आया होगा। कल के क्लास में बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया था। जो लोग कल नहीं आए थे वो भी आज समझ गए होंगे कि भाई वृद्धि क्या है और विकास क्या है। उसके बाद हम लोग जो है ना वृद्धि के सेंस में जब इतना बात किए थे, तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी था, कि सर जब वृद्धि के सेंस में आप इतना बात बोले हैं, तो विकास के सेंस में भी कुछ बात बोली। देखिए विकास के सेंस में हमने यहाँ वो बात बताया है, विकास को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। और इतना तो आपको पता हो गया कि भाई विकास क्या है, तो विकास किसी व्यक्ति में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन को विकास कहते हैं, ठीक है ना। केवल गुणात्मक परिवर्तन को हम विकास नहीं कहेंगे। कल एक एग्जाम्पल दिए थे कि 5 साल पहले एक बच्चा को आपने देखा था, वह बच्चा का उम्र उस समय 3 साल का था, और 3 साल की उम्र में केवल वह किस किस शब्दों का इस्तेमाल करता था, मम्मा, पापा, चाचा, अंकल, आंटी। लेकिन आपने 5 साल बाद उस बच्चा को देखा तो भाई वह बच्चा 8 साल का हो गया था। 3 साल की उम्र में 5 साल पहले देखा था, तो वर्तमान में उसका उम्र कितना हो गया, 8 साल हो गया। तो 8 साल जब हुआ, 8 साल की उम्र में जब आपने उसको देखा, तो आपने देखा कि अरे भाई इसका तो लंबाई भी बढ़ गया है, इसका तो वजन भी बढ़ गया है, और इसके भाषा के गुण में भी परिवर्तन आ गया। जो बच्चा पिछले 5 साल पहले केवल 2-3 शब्दों का व्याख्या कर पाता था या बोल पाता था, अब वह बच्चा तो भाई 10 मिनट बोल रहा है, अब वो बच्चा लगातार 5 मिनट बोल रहा है। तो क्या आप कहिएगा लंबाई बढ़ गया भाई तुम्हें वृद्धि हो गया, वजन बढ़ गया भाई तुम्हें वृद्धि हो गया? नहीं, यह आप नहीं कहिएगा, सीधे आप कहिएगा अरे बहुत विकास हो गया। तो बहुत विकास हो गया, तो विकास को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, वृद्धि को शामिल करते हुए हम लोग विकास को आगे लेकर चल रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि विकास एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है, तो व्यापक कॉन्सेप्ट है। जबकि वृद्धि के सेंस में हम ये बात नहीं कहते, वृद्धि एक नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटा संप्रत्यय है, संकुचित संप्रत्यय है, ठीक है ना। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट। जो जन्म पूर्व अवस्था से, मतलब बच्चा जब भ्रूणावस्था में होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उसी समय से क्या हो जाता है, विकास स्टार्ट हो जाता है। भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु पर्यंत तक यह चलता रहता है। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक यह चलेगा। तो इसके सेंस में एक सीधी सी बात याद रखना है कि बच्चा जब भ्रूणावस्था में होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, उसी समय से विकास जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये चलेगा कब तक, जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, तब तक भाई साहब ये विकास जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बट वृद्धि के सेंस में ऐसा नहीं है। वृद्धि तो भाई 18-22 साल के बाद में रुक जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है विकास में शारीरिक पक्ष के साथ, देखिए
केवल फिजिकल साइट किसमें शामिल था, केवल फिजिकल किसमें शामिल था, वृद्धि में, केवल शारीरिक परिवर्तन वृद्धि में शामिल था, लेकिन विकास में ऐसा नहीं। शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक यानी मेंटल, सामाजिक मतलब सोशल, संवेगात्मक मतलब इमोशनल और संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, नैतिक मतलब मोरल साइट, ये सब क्या होता है, संबंधित होता है। तो विकास में कौन कौन सा पक्ष शामिल होगा, केवल शारीरिक पक्ष शामिल होगा वृद्धि में, जबकि विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ में मानसिक मतलब आपके मन, मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। उसके बाद में सामाजिक मतलब सोशल डेवलपमेंट की बात करें कि समाज में कैसे बोलना है, बात करना है, किससे हमारा क्या तहजीब होना चाहिए, हमारी क्या लहजा होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में संज्ञानात्मक इमोशनल फैक्टर, इमोशनल साइड मतलब ये कि विकास का ही एक भाग है इमोशनल फैक्टर कि किसी वृद्ध व्यक्ति को आप देखते हैं जो रेलवे ट्रैक पर गिर गया धोखा से, तो भाई आपका इमोशनल फैक्टर वहां पर काम करना चाहिए कि जाइए और उस वृद्ध व्यक्ति को उठा करके उसका सहायता कीजिए। अगर आप में ये इमोशन नहीं है, इसका मतलब आप में विकास नहीं हुआ। तो सोचो 2 साल का जो बच्चा होता है, 2 साल का जो बच्चा होता है, इस तरह के वृद्ध व्यक्ति को वह गिरते हुए देखेगा तो उसके मन में कोई भी इमोशन नहीं आएगा, लेकिन 25 साल के युवा में इस तरह का इमोशन आता है। क्यों? क्योंकि भाई 2 साल के बच्चा में संवेगात्मक विकास अभी नहीं हुआ है, लेकिन 25 साल की उम्र में आप में संवेगात्मक विकास हो गया है, इसीलिए उस वृद्ध व्यक्ति का सहायता आप करेंगे, जबकि 2 साल का बच्चा संवेगात्मक फीलिंग को अभी नहीं जानता, इसीलिए वो सहायता में कोई भी रुचि नहीं रखेगा। आ रहा है बातें समझ में, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका बताइएगा, विकास का कॉन्सेप्ट का। हालांकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तभी से उसमें इमोशनल कॉन्सेप्ट डेवलप होना चालू हो जाता है। वह इमोशन केवल उसके माँ के प्रति होता है। जैसे 2 साल का बच्चा ही है और उसके माँ को उसके सामने मारिएगा तो रोएगा या फिर उसका बचाव करेगा। इमोशन डेवलप होना क्या हो गया है, चालू हो गया है। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को आप मारेंगे तो उससे 2 साल के बच्चा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना इमोशन अभी डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन 25 साल के एक व्यक्ति में यह भी इमोशन डेवलप है कि अगर आप उसके माँ को मारिएगा तब भी वह रिएक्ट करेगा, और किसी दूसरे व्यक्ति को मारिएगा तब भी वह बचाव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें संवेगात्मक विकास हो गया है। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक इमोशन हम उसे कहते हैं जहां पर जो सुख की भावना हो, जहां पर पॉजिटिव सेंस आ रहा हो, वो हमारा कौन है, फैन चला लीजिए ना, फैन चला लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक इमोशन बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, दुख, दुख नकारात्मक इमोशन है, जबकि सुख क्या है, सकारात्मक इमोशन है। प्यार कौन सा इमोशन है, सकारात्मक इमोशन है, लेकिन घृणा कौन सा इमोशन है, नकारात्मक इमोशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से वह इमोशनल साइट जो है ना, वो डेवलपमेंट के अंतर्गत में बच्चा में क्या होता है, विकसित होता है। समझ में आ रहा बातें, ठीक है ना। उसके बाद में कहता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव साइट। कॉग्निटिव देखो, संज्ञानात्मक शब्द जो है ना वो बना है किससे, संज्ञान से। संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी हासिल करना ही संज्ञान कहलाता है। जैसे आपने इस शब्द का नाम बहुत सुना होगा पेपर में कि चनवारी चौक पर अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, डीएम साहब ने जाकर लिया घटना स्थल पर संज्ञान। आया ना। और संज्ञान का मतलब क्या हुआ, जानकारी लिया घटना स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय ने। तो संज्ञान जब वो जानकारी लिए हैं तो भाई अपने दिमाग से ही लिए होंगे, इसका मतलब संज्ञान से ही, कॉग्निशन से ही बना कौन, कॉग्निटिव। संज्ञान से ही बना संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक का पूरा पूरा संबंध हमारे कहां से होता है, बाई ब्रेन, हमारे बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो कॉग्निटिव साइड की जहां पर बात करेगा ना, जहां पर संज्ञानात्मक पक्ष की बात करेगा ना, इसका मतलब तुम समझ जाना कि भाई हमारे बुद्धि के विकास से संबंधित बातों को यह कह रहा है। नैतिक पक्ष का मतलब हो गया मोरल साइड। मोरल साइड का मतलब सही और गलत में चुनाव करने का, सही और गलत में चुनाव करने का अगर आप में विकास, जैसे 2 साल का एक बच्चा है,
उसके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसमें अभी मोरालिटी तो डेवलप ही नहीं हुआ है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स हमेशा ये चीज हमको सिखाते हैं कि बेटा अपने से बड़े लोगों का हमेशा चरण छूना चाहिए, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये बात आपने बार बार अपने पेरेंट्स को सिखाते हुए आपने देखा होगा। आप यह बात समझो कि हमारे पेरेंट्स जब ये चीज को सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हमें वो नैतिकता का विकास कराना चाह रहे हैं, हमें वो मोरालिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन 2 साल के बच्चा को यह बात सिखाया जाता है तो क्या वो जल्दी सीखेगा? 2 साल का बच्चा कोई है तो उसके पिताजी घर में आते हैं तो मम्मी को कहना पड़ता है कि बेटा पापा है प्रणाम करो, बेटा पापा है प्रणाम करो। वो अपने से जाकर प्रणाम नहीं करता। लेकिन 15 साल के बच्चा को ऐसा कहा जाता है कि बेटा पापा है प्रणाम करो, नहीं, क्योंकि 15 साल के बच्चों में वह नैतिकता का विकास हो गया है कि क्या सही क्या गलत। लेकिन 2 साल के बच्चों में तो नैतिकता का विकास नहीं हुआ। तो भाई नैतिकता, नैतिक पक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं मोरल साइड, तो ये मोरल साइड भी किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास के पक्ष से संबंधित है। ठीक है जी। तो आपको याद क्या रखना है? केवल शारीरिक पक्ष शामिल होता है वृद्धि में, और शारीरिक पक्ष के साथ साथ में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्ष, ये सब के सब शामिल होता है। किस में बताएगा? विकास में। ये सब के सब शामिल होता है विकास में। कह रहा है कि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है। देखिए, हम यही बात आपको कल भी बताए थे कि एक बड़ा बलून आप लीजिए और इसको अगर हम कहते हैं डेवलपमेंट, एक छोटा बलून इसमें घुसाइए जिसको हम कहेंगे ग्रोथ। देख रहे हैं, विकास के अंदर में वृद्धि शामिल होता है, लेकिन वृद्धि के अंदर में विकास को आप शामिल नहीं कर सकते। क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि भाई ग्रोथ तो केवल फिजिकल साइड को देख रहा है ना, जबकि डेवलपमेंट किसको देख रहा है भाई? फिजिकल साइड के साथ साथ में मोरल को भी देख रहा है, मेंटल को भी देख रहा है, कॉग्निटिव को देख रहा है, सोशल को देख रहा है, सबको देख रहा है। तो बड़ा बलून किसका भाई? विस्तृत कॉन्सेप्ट किसका? डेवलपमेंट का कि ग्रोथ का? डेवलपमेंट का। ऑब्वियसली ग्रोथ का तो भाई उसका नैरो टारगेट हो ही जाएगा ना, क्योंकि उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? छोटा, क्योंकि उसमें केवल शारीरिक पक्ष शामिल है, केवल फिजिकल साइड शामिल है, जबकि इसमें सारे पक्ष शामिल है। बोलो क्लियर? इसीलिए विकास जो है ना मात्रात्मक एवं गुणात्मक, देखिए दोनों बात आ गया ना। मात्रात्मक कौन वाला? वृद्धि को भी इसमें शामिल किया है, और गुणात्मक मतलब इसमें कहा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटिव होता है, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष इसमें शामिल होगा। वो है हमारा कौन सा? वो है हमारा विकास। ठीक है जी, समझ में आया? चलो, अभी तक की कहानी में केवल आप इतना समझने का प्रयास कीजिएगा कि वृद्धि जो होता है वो केवल और केवल शारीरिक पक्ष शामिल होता है वृद्धि में। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ में संज्ञानात्मक, उसके बाद नैतिक, मानसिक और भी पक्ष जो है ना साइट जो है इसमें शामिल होता है, सोशल वगैरह सब। ठीक है ना। विकास का क्षेत्र होता है बड़ा, वृद्धि का क्षेत्र होता है छोटा। वृद्धि जो है केवल शारीरिक पक्ष को शामिल करता है, जबकि विकास शारीरिक पक्ष के साथ साथ में अन्य पक्ष को भी अपने साथ शामिल रखता है। इतना याद रहेगा? बोलो। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है। अब हमारे पास में आता है वृद्धि और विकास में अंतर। जैसे अभी हम लोग पढ़ लिए, अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट गया कि नहीं भाई वृद्धि क्या है, विकास क्या है? What is growth and what is development and what difference between growth and development? जब परिभाषा आपके दिमाग में चला गया होगा तो अंतर निकालना बहुत आसान है। भाई वृद्धि में और विकास में क्या क्या अंतर हो सकता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो देखो, पहला अंतर वृद्धि के बारे में क्या कह रहा है? पहला अंतर वृद्धि के बारे में कह रहा है कि आकार में बढ़ोतरी या मात्रात्मक परिवर्तन। अब बताइए, इसमें कोई समझाने वाला बात है कि भाई आकार में बढ़ोतरी और मात्रा में परिवर्तन। मात्रा का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, है ना। मात्रा में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। जबकि विकास के बारे में देख लीजिए क्या कहता है। विकास के बारे में कहता है रूप और आकार में गुणात्मक परिवर्तन। बस काम खत्म। मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है और गुणात्मक परिवर्तन विकास है। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
दूसरा अंतर देख लीजिए, शारीरिक परिवर्तन केवल फिजिकल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज ये कौन है? वृद्धि। शारीरिक परिवर्तन कौन है? वृद्धि है। जबकि करा समग्र परिवर्तन ओवरऑल चेंजेज। अब भैया सर समग्र में कौन आएगा? तो अभी ने बताए हैं संज्ञानात्मक भी इसमें शामिल होगा। अभी ने बताया है इसमें मानसिक मेंटल साइड भी शामिल होगा, इसमें सामाजिक पक्ष भी शामिल होगा, इसमें नैतिक पक्ष भी शामिल होगा। तब तो हम लोग बोल दिए ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल चेंजेस, हॉलिस्टिक चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन केवल फिजिकल चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे, यानी ग्रोथ कहेंगे। इज इट क्लियर? हाँ। तीसरा परिवर्तन देखिए, कहता है विकास का एक भाग है कौन? वृद्धि। तो सही बात, अभी तो बताए बड़ा बलून, अब बड़ा बलून में छोटा बलून, तो विकास का एक भाग है कौन? वृद्धि। जबकि विकास के सेंस में ऐसा नहीं है। विकास के सेंस में कह रहा है कि संपूर्ण रूप से जो बदलता है, ओवरऑल चेंजेज एज ए होल, चेंज एज ए होल, मतलब जो सब कुछ बदलने का क्षमता रखता हो वो कौन है? वो है विकास। लेकिन विकास का एक भाग हो सकता है वृद्धि, लेकिन वृद्धि का एक भाग विकास नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसके बाद में चौथा परिवर्तन कहता है परिपक्वता, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। तो परिपक्वता के साथ रुक जाता है। अभी ना बताया 16 से 18 साल में माना गया है लड़की में, 18 से 22 साल माना गया है लड़का में। तो भाई साहब अभी तुमको बताया मैंने कि वृद्धि का अपना एक उम्र का सीमा होता है, जबकि विकास का कोई उम्र का सीमा नहीं होता। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैच्योरिटी के साथ में वृद्धि रुक जाएगा, लेकिन विकास नहीं रुकेगा। ये तो भाई चलता रहेगा, चलता। हाँ, स्पीड कम हो सकता है, इसका गति कम हो सकता है। वृद्धि के सेंस में, विकास के सेंस में एक और चीज तुमको पता है क्या याद रखना है। जैसे तुमको हम एक फिगर बना दे रहे, तुम केवल इस पर ध्यान देना थोड़ा, ठीक है ना। वृद्धि के सेंस में तुम केवल यह बात याद रखो, ग्रोथ के सेंस में, कि 0 से लेकर के 18 साल की अवस्था तक या 22 साल लड़का में चलता रहेगा, और उसके बाद ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक मतलब रुक जाना। लेकिन विकास के सेंस में, डेवलपमेंट के सेंस में क्या होगा भाई? ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसके बाद में हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ये चलेगा पहले क्या? वर्टिकल। वर्टिकल चलेगा तो इसका स्पीड रहेगा ज्यादा, देख रहे हो, स्पीड है ज्यादा। लेकिन स्पीड ज्यादा कब तक? 18 से 22 साल तक। उसके बाद में धीरे 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 धीरे, देख रहे हो, इस फिगर को ध्यान से देखिए। हॉरिजॉन्टल में बहुत स्पीड से, सॉरी वर्टिकल में बहुत स्पीड से चल रहा है, 18-22 साल के बाद सो जाएगा, चलेगा लेकिन सो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चलेगा। तो आप सोचिए जितना सीखने का क्षमता आपको 22-25 साल तक की अवस्था तक होता है, उतना ही क्षमता 60 साल की अवस्था में रहेगा आपका? नहीं। सीख तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सीख सकते हैं, बट इतना कैपेबिलिटी आप में नहीं रहेगा 45 साल की अवस्था में, 50 साल की अवस्था में। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहा कि परिपक्वता के साथ रुक जाता है, वो कौन है बताएगा? वो है हमारा वृद्धि। लेकिन यहाँ पर कहा कि जीवन भर चलेगा भाई, कंटिन्यूअस लाइफ लाइन है ना, लाइफ लॉन्ग जो चलेगा, कंटिन्यूअस जो चलेगा, वो कौन होगा? विकास। ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहता है देखने जोग और मापने जोग होगा। हाँ, वृद्धि को हम देख भी सकते हैं, माप भी सकते हैं। भैया कल हम भाई 5 साल पहले 2 फीट का था, अभी हम 5.5 फीट के हो गए, तो दिखाई तो दे रहा है कि वहाँ बड़ा हो गए हैं, दिखाई तो दे ही रहा है कि बड़ा हो गए, और मेजर भी कर सकते हैं कि कितना बड़ा हुआ है। तो 2 से 5.5 हो गए, मतलब 3.5 बढ़ गए। तो इसको हम देख भी सकते हैं, इसको माप भी सकते हैं। किसको? वृद्धि को। बट विकास के सेंस में ऐसा नहीं है। विकास में कह रहा है कि पूरी तरह से देखने जोग और मापने जोग नहीं, मतलब आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो बताओ 5 साल पहले हम इसको देखे थे, क्या था क्या हो गया। अब क्या था क्या हो गया उसको केजी में मापिएगा, देखते हैं 5 साल पहले कितना था, अभी कितना हो गया। इसको केजी माप सकते नहीं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कहता है कि विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है। अभी तो बताया कि भाई वृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया में क्या है? स्टेप है। बट विकास के सेंस में कह रहा है कि व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तन, चाहे वो मात्रात्मक हो चाहे गुणात्मक,
चाहे वो मात्रात्मक हो चाहे गुणात्मक, वो सारा का सारा परिवर्तन कौन है? विकास। समझ में आया? बोलिए क्लियर हो? चलिए एक बार रिवाइज कीजिए। सबसे पहले हम आपसे अगर सवाल पूछते हैं किसी व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? शारीरिक पक्ष किसमें शामिल होता है? केवल वृद्धि में। शारीरिक पक्ष के साथ साथ में मानसिक, सामाजिक, नैतिक सब किसमें शामिल होता है? विकास में। एक उम्र के बाद में रुक जाएगा कौन? वृद्धि। जीवन पर्यंत कौन चलेगा? किसको मेजर आप कर सकते हैं? वृद्धि को। किसको मेजर नहीं कर सकते हैं? विकास को। विकास के अंदर में वृद्धि शामिल है कि वृद्धि के अंदर में विकास? विकास के अंदर वृद्धि शामिल। बड़ा कॉन्सेप्ट वृद्धि का होगा कि विकास का होगा? विकास का होगा। छोटा कॉन्सेप्ट किसका होगा? वृद्धि को होगा। मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या कहेंगे? हो गया। बताइए इतना समझ में आया? बस इतना ही बात, इतना समझ गया आपका काम हो गया। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हम लोग देखते हैं कि भाई विकास का कुछ सिद्धांत मनोविज्ञान में दिया गया है। उस सिद्धांत में क्या कहता है देखिए। विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, है ना? आपके नोट्स में भी सब होगा, आपके नोट्स में भी सब होगा। कोई नए छात्र हैं क्या जो आज से आए? आइए आप लोग नोट्स ले लीजिए। अब देखिएगा विकास के सिद्धांत के बारे में बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या, इसमें देखिए सारा जो बोर्ड पर चल रहा है ना वो सब लिखा हुआ उसमें देखिए। अब देखिए उसके बाद में किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में कि विकास का सिद्धांत क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पहला जो है ना विकास का सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। अब थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। देखिए इधर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला बात करता है कौन सा बताइएगा? तो निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब क्या होता है? रेगुलर। निरंतर का मतलब क्या होता है? रेगुलर। निरंतर का मतलब रेगुलर। अब विकास रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है कि समय के बाद खत्म हो जाएगा? बोलिए। रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। उसी बेसिस पर तो इसका एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम पड़ा निरंतरता का सिद्धांत। तो कुछ भी रटना नहीं है मेरे लाल, चीजों को समझना है। निरंतरता, तो निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार। निरंतर का मतलब लगातार, लगातार चलने वाला सिद्धांत। बस तो निरंतर जहां पर कह दिया इसका मतलब लगातार वाला बात इसमें किया गया होगा। ठीक है ना? तो कहता है कि विकास निरंतरता का सिद्धांत का पालन करता है जो गर्भाधान से शुरू होता है। मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसी समय से विकास क्या होता है? स्टार्ट होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। मतलब जब तक आप इस जीवन में रहेंगे तब तक आप में विकास होना तय है। कहता है यह जीवन में कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, कभी न खत्म होने वाली। हो गया ना काम? निरंतरता का सिद्धांत आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये बताओ कि निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, तो तुम कहना कि सर कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में जब रहता है उसी समय से उसमें विकास स्टार्ट होता है और यह जीवन पर्यंत चलेगा। वह जब तक चलेगा तब तक चलेगा जब तक वह बच्चा इस धरती पर हो। तो यही तो हो गया निरंतर, मतलब गर्भाधान से लेकर के और जब तक आपका मृत्यु नहीं होता है तब तक आप में चल रहा है। मतलब ये लगातार चल रहा है और लगातार चल रहा है। तो इसी तरह वो सिद्धांत दे दिया गया जिसका नाम पड़ा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर का मतलब होता है रेगुलर, रेगुलर चलने वाला प्रक्रिया वही तो है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें रटने वाला कोई बात ही नहीं। बोलो समझ में आया? दूसरा सिद्धांत हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस का थ्योरी। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता आखिर हम कहते किसे। ठीक है ना? व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में तुमको केवल यह बात याद रखना है कि देखो व्यक्तिगत विभिन्नता को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दुनिया में दो व्यक्ति का एक जैसा न होना। जैसे देखो ये दो व्यक्ति तुम्हारे सामने बना रहे, क्या दोनों व्यक्ति एक जैसा तुमको दिख रहा है? नहीं, ये दोनों अलग अलग दिख रहा है। और थोड़ा अलग कर देते हैं, चलो और अलग कर देते हैं, बताओ दोनों व्यक्ति एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
मतलब सेम यह फॉर्मूला हमारे जीवन में भी लागू होता है। अब यहाँ पर जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग बैठे हुए, अब तुम यह सोचो कि किसी का भी चेहरा किसी से मिल रहा है, अरे भाई कि तो हमरे जैसा है, ऐसा हो रहा है? नहीं। अब तुम क्लास की बात छोड़ो, पूरे दुनिया की मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं इस धरती पर। एक गो पीस हो तुम, चाहे जैसा हो। समझ में आ रहा है ना? अब तुम सोचो, इंडिविजुअल डिफरेंस का थ्योरी ये कहता है कि दुनिया में दो व्यक्ति का एक जैसा न होना। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर पूरे दुनिया में एक ही है। अब उन्हीं के तरह दिखने वाला, उन्हीं की तरह क्रिकेट खेलने वाला, उन्हीं के तरह आवाज वाला कोई और व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ नहीं हुआ। महेंद्र सिंह धोनी पूरे दुनिया में एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं। केवल गुण की बात नहीं कर रहे भाई, गुण का बात कर लो, फिजिकल शारीरिक आकार, शारीरिक स्ट्रक्चर, कुछ भी मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद में सलमान खान पूरे दुनिया में एक ही हो, कैटरीना कैफ पूरे दुनिया में एक ही हो, प्रियंका चोपड़ा पूरे दुनिया में एक ही हो। आप ये साल केवल सेलिब्रिटी का नाम ले, अरे तुम भी दुनिया में एक ही हो। तुम अपने बारे में अगर सोचोगे तो तुम खुद दुनिया में एक ही हो। इसीलिए इस धरती पर कोई भी आदमी बेकार नहीं है, वो है ये बेकार कैसे हो जाएगा? समझ में? अगर तुमको कहता है कोई व्यक्ति कि तुम बेकार हो, बेकार कैसे है वो है ये, तो उसको एक चैलेंज दे दो कि हमारे जैसा खोज के दिखा दो। सही बात है भाई, पूरा धरती पर ओकरा जैसा नहीं मिलेगा। तो क्या होता है ना कि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है, हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, स्पेशल होता है। आप अगर हैं, आप चाहे जैसा भी है, आप काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, जो भी है, एक के वो है, आपके जैसा कोई नहीं। यहाँ तक कि आपका सगा भाई बहन भी आपके जैसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मनोविज्ञान यह भी चैलेंज देता है कि अगर एक माता पिता का दो संतान हो और वो संतान अगर जुड़वा भी होगा, उसमें भी किसी न किसी तरह का डिफरेंसेज पाया जाएगा, एकदम पक्का 100%। ये बात सही है। जुड़वा संतान भले देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ डिफरेंसेज जरूर होगा, जो उसमें होगा और इसमें नहीं। चाहे वो गुणात्मक चेंजेस तुमको दिखाई दे या फिर मात्रात्मक दिखाई दे। कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि दुनिया में दो व्यक्ति का एक जैसा न होना ही क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। आप बनने वाले हैं भविष्य के शिक्षक, और जब तुम यह कॉन्सेप्ट हम तुमको क्यों पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हम तुमको कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बनने वाले हैं भविष्य के शिक्षक। और भविष्य के शिक्षक जब आप बनने वाले हैं तो दुनिया में जब आप जान रहे हैं कि दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा, तो आपके क्लास में 100 बच्चा एक जैसा कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं। किसी में सीखने का क्षमता ज्यादा होगा, किसी में सीखने का क्षमता कम होगा। कोई मन में पढ़ता होगा तब याद होता होगा, कोई बोलकर पढ़ता होगा तब याद होता होगा, कोई कहता होगा कि सर हम बोल देंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे, कोई कहता होगा कि नहीं सर हम लिख के दिखा देंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। सबकी अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं, सबकी अपनी अपनी क्या है, डिफरेंसेज है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। और एक टीचर होने के नाते तुमको यह जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि जब आप विद्यालय में जाइएगा, तो विद्यालय में कतई यह एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, विद्यालय में कभी भी यह एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि सभी बच्चे एक जैसा हमको मिल जाए। सारा बच्चा एक जैसा आपको कभी भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए कि सभी बच्चे एक जैसा नहीं मिलने के पीछे रीजन है, सभी बच्चा एक जैसा नहीं होने के पीछे कारण है, और वो कारण कौन है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता में हमने ये बताया कि दुनिया में दो व्यक्ति का एक जैसा न होना ही क्या है, बताएगा व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो वही तो हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है, यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। समझ रहे हैं ना, ओकरा जैसा कोई नहीं। अद्वितीय का मतलब क्या है, एक के वो है, ओकरा जैसा कोई नहीं। कहता है क्योंकि आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट है ना, कारक
उसे दूसरों से क्या करता है, अलग बनाता है। अब कहेगा कि सर ये दूसरों से अलग आखिर बना कौन रहा है? अगर आपके मन में ये सवाल आए कि दुनिया में दो व्यक्ति तो सर एक जैसा नहीं होगा, चलो ये समझ, लेकिन ये बना कौन रहा है अलग अलग? तो इसके पीछे दो कारक जिम्मेदार। एक तो पहला कारक है अनुवांशिकता। हर माता पिता का हेरिडिटी अलग अलग होता है, सभी का अनुवांशिकता अलग। तो या तो आप अनुवांशिकता के कारण एक दूसरे से भिन्न दिख रहे हैं, या फिर पर्यावरण के कारण भी दिख सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरमेंट। आप जैसा सामाजिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण में आप रहेंगे, उसी तरह का आप में क्या होगा, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास संभव होगा। ठीक है ना। 2 साल के बच्चा को गाली सिखाना है कि गुड मॉर्निंग कहना सिखाना है, या उसके परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है, करता है कि नहीं? एकदम सही है ना। तो पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा इन्वायरमेंट आप बच्चा को दीजिएगा, उसी तरह का विकास उसमें संभव होगा। लेकिन पर्यावरण के साथ साथ में हेरिडिटी भी, सबकी अनुवांशिकताएं अलग अलग होती है। तो देखो, अगर तुमसे ये पूछे कि दुनिया, आप तो ये बता दिए हमको कि दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा, लेकिन एक जैसा न होने वाला कारक कौन है? मतलब कौन ऐसा कारक है जो दुनिया में हर व्यक्ति को एक दूसरे से अलग बना रहा है? तो उसके पीछे दो कारक जिम्मेदार है। कौन? अनुवांशिक और पर्यावरण। बात समझ में आया? चलो, तो एक शिक्षक होने के नाते तुमको क्या बात याद रखना है? बात तुमको यह भी याद रखना है कि भाई दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। जब दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, तो आपके क्लास के सभी बच्चे भी एक जैसा नहीं हो सकते। इसीलिए आप टीचर बनिएगा तो आपके क्लास में कोई बकलोलो हो सकता है, जो ना कि 25 बार सिखाइएगा, 26वां बार बोलेगा सर क्या बोले हैं। तो धैर्य रखना है, पेशेंस रखना। शिक्षक का सबसे पहला गुण होता है धैर्यवान होना, पेशेंस। क्योंकि सब बच्चे किसी, आप ही क्लास में कोई एगो बच्चा होगा जो एक बार में समझ जाए, तो इसका मतलब ये थोड़े धरनी पर बोझ है, नहीं। अरे भाई, वो बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है। पिछड़ा बालक का मतलब ओबीसी नहीं कह रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड, MR चाइल्ड उसको कहा जाता है, पिछड़ा बालक को, मनोविज्ञान की भाषा। तो आपके क्लास में कोई बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है, गॉड गिफ्टेड, एक बार समझाइए समझ जाएगा। कोई बच्चा सामान्य बालक हो सकता है, 2-3 बार समझाइएगा समझ जाएगा। कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसको 75 बार सिखा दीजिए, आप फिर नेक्स्ट बार बोलेगा सर क्या समझाए, नहीं बुझाया। वो कौन है? मेंटली रिटार्डेड। एक टीचर होने के नाते आपको जो है ना, उस पिछड़ा बालक का भी सम्मान करना पड़ेगा, सामान्य बालक का भी सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि ये थ्योरी तुमको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सब बच्चा एक जैसा नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता तुमको यही सिखाया। तो हमको लगता है यही सिद्धांत अब तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब आपको बता दिए ना कि व्यक्तिगत विभिन्नता, सब व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसके पीछे कौन कौन कारक जिम्मेदार है? अनुवांशिकता और पर्यावरण। और दुनिया में दो व्यक्ति का एक जैसा न होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। देखो, चीजों को समझना है, ठीक है ना। रटी कितना रटिएगा, मनोविज्ञान रटने का चीज नहीं है। मनोविज्ञान लेक्चर का चीज है, व्याख्या का चीज है, समझने का चीज है, अंडरस्टैंड करने का चीज है। हम बार बार यह बात कहते हैं। आप नोट्स लेकर के रट्टा मार लिया, कोई फायदा नहीं। कितना रटिएगा बताइए ना, कुछ भी। आप जो है ना कितना रट सकते हैं कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, ये सब आप रटने के लिए अगर आप रटेंगे तो बहुत आपके लिए हो सकता है कि ये मुश्किल हो जाए, लेकिन आप समझिएगा तब आसान हो जाए, ठीक है ना। दो गो सिद्धांत हमारा क्लियर हो गया, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत में हम लोग आते हैं कि तीसरा सिद्धांत हमारा क्या कहता है। तीसरा सिद्धांत देखिए क्या कहता है। तीसरा है अंतर संबंध का सिद्धांत। देखो, अंतर संबंध के सिद्धांत में दो बातें याद रखना, एक होता है हमारा इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। दोनों कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, बहुत तुम्हारे सवाल में आएगा, ठीक है ना। एक होता है इंटरपर्सनल, यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। देखो, एक होता है INTER इंटरपर्सनल, और एक होता है INTRA इंट्रापर्सनल। तो जो इंट्रापर्सनल होगा ना, वो केवल खुद से सीखता है या खुद से मतलब रखता है, इंट्रा वाला। इंटर वाला जो होगा ना, वो दूसरों से कम्युनिकेट करके सीखता है, मतलब दूसरों से उसको मतलब होता है। तो एक हो गया इंटरपर्सनल और एक हो गया इंट्रापर्सनल, ठीक है ना।
इसी को हमने अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल एजुकेशन। देखिए अब देखिए कहता है कि एक व्यक्ति का विकास जीवन के सभी पहलुओं से संतुलित अंतर संबंध माध्यम से परिलक्षित होता है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए कह रहा है कि एक जगह का विकास जो है ना, एक जगह का कॉन्सेप्ट जो है, एक जगह का डेवलपमेंट दूसरे पक्ष को भी क्या करता है, प्रभावित करता है या फिर शामिल करता है। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपके पापा आपके चाचा को गाली देना सिखा रहे हैं, तो गाली दो बेटा, गाली दो। अगर एक छोटा बच्चा को, जैसे मान लो कि भाई भाई में आजकल तकरार हो जा रहा है ना, अब दोनों में झगड़ा हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बच्चे के दिमाग में भी निगेटिविटी डालते हैं। चाचा मत बोलना उसको, प्रणाम मत करना, नहीं करना, उससे झगड़ा हुआ है, ओकरा घरे मत जाना, खाना मत खाना, उसके बेटा के साथ मत खेलना, ऐसा कहते हैं ना, एक समाज में ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है कि आप यह चीजें आप उसको सिखा रहे हैं, लेकिन यह वाला गुण जो आप सिखा रहे हैं ना, ये आपके ऊपर भी अप्लाई करेगा, आपके ऊपर भी वो अप्लाई करेगा। तुम सिखा रहे हो क्या कि चाचा को प्रणाम मत करना, उससे हमको झगड़ा है, तो प्रणाम न करना, इस तरह का विकास आप बच्चा में जब करा रहे हो ना, तो वह गुण आपके ऊपर भी अप्लाई करेगा। कुछ दिन के बाद में आपको भी प्रणाम करना छोड़ देगा। समझ रहे हैं हमारे बात को? चाचा को गाली दो, तो कुछ दिन के बाद में वह वाला गुण आपके ऊपर अप्लाई करेगा कि भाई साहब जब चाचा को गाली दे सकते हैं तो पिताजी को देना दो। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यानी कि एक गुण जो है ना, वो दूसरे गुण के विकास में भी अपना भूमिका निभाता है। यही तो है हमारा कौन सा, अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत, इसको बोलते हैं इंटर रिलेशन। क्या बोलते हैं? इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब हो गया कि एक जगह जो विकास आप कराते हैं, एक जगह जो गुण का विकास आप बच्चों में कराते हैं, वह गुण का इम्प्लीमेंटेशन कहीं और भी वो बच्चा कर सकता है। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, इससे आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कौन सा बताएगा, ये हो गया हमारा तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत देख लीजिए क्या कहता है, अंतःक्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरएक्शन। अंतःक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर रिलेशन। अंतर संबंध को बोलते हैं इंटर रिलेशन, और उसके बाद में अंतःक्रिया को बोलते हैं इंटरएक्शन। अंतःक्रिया को बोलेंगे इंटरएक्शन, थ्योरी ऑफ इंटरएक्शन। इंटरएक्शन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से, किसी लोग से, किसी समूह के बीच में आप इंटरेक्ट होना। जैसे देखिए 5 गो लोग बैठा हुआ है और उसमें बच्चा जाकर के भी अपना विचार रख रहा है, किसी टॉपिक पर अपना विचार रखा, फिर वह बोला, फिर हम बोले, फिर हम बोले, फिर वह बोला, फिर वह बोला, फिर हम बोले, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है बच्चा, इंटरेक्ट हो रहा है, अंतःक्रिया हो रहा है। तो भाई अंतःक्रिया का मतलब, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होकर भी उसमें विकास संभव होता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, एक बच्चा को 2 BHK फ्लैट में केवल बंद करके छोड़ दीजिए। भाई साहब वो केवल स्कूल जाता है, आता है, ट्यूशन पढ़ता है, बाकी टाइम में अपना गेम खेलता है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया देखता है, रंपू चंपू की कहानी टीवी पर देखता है, मोबाइल पर देखता है, कोई इंटरेक्शन नहीं है उसका, नो इंटरेक्शन, समाज के साथ में कोई इंटरेक्शन उसका है ही नहीं। तो क्या होगा, उसमें सामाजिक विकास 0 बटा सन्नाटा है। सामाजिक विकास उसमें क्या होगा, 0 बटा सन्नाटा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई समाज क्या, व्हाट इज सोशल, समाज में कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे बात करना है, क्या लहजा, क्या तहजीब हमारा होना चाहिए, इन सभी चीज की जानकारी उस बच्चा को नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा उसका। भाई लोगों के साथ में बोलेगा, बात करेगा, अंतर संबंध करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तब ना उसमें उस तरह का विकास होगा। आया बात समझ में? इंटरेक्शन क्या कर, इंटरेक्ट होना, किसी से बात करना, है ना, बात कैसा, समाज में रह करके। छोटा बच्चा को समाज के साथ में खेलने देना बहुत जरूरी है। आजकल हम अपने बच्चा को जन्म लेते लेते न्यूटन बनाने का प्रयास करते हैं। चौथा नियम हमरे बेटा कहीं खोज दे, 3 गो तो न्यूटन साहब खोज ही दिए। आजकल पेरेंट्स का ये सेंस हो गया कि बेटा हमारा जन्म लेते लेते आर्यभट्ट बन जाए। समझ में आ रहा है ना, बेटा हमारा जन्म लेते लेते आइंस्टीन बन जाए,
और इसके चक्कर में क्या करते हैं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, स्कूल स्कूल स्कूल, ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, नो सोशल इंटरेक्शन। खेलने जब बच्चा जाता है तो मम्मी डांटती है, कहाँ निकला, चलो घर, होमवर्क बनाओ, बनाया होमवर्क नहीं तो बनाओ। अब सोचो, बच्चा का कोई इंटरेक्शन हो रहा है नहीं, आप भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। बात ये घर में भी तो कम से कम इंटरेक्ट होना चाहिए, आप भी नहीं करते, आप तो खाली डांटते हैं। इंटरेक्शन होता कहाँ का? इंटरेक्शन का मतलब ये होगा कि बच्चों से बातचीत करना। हेलो बेटा, आज स्कूल में गए हो, क्या क्या लंच लेकर के गए थे, क्या खेले हो, क्या पढ़े हो, अच्छा तुम्हारे स्कूल में कौन कौन मैम है, कौन कौन सर है, तुम्हारा कोई दोस्त है कि नहीं, ये होता है इंटरेक्शन। बताइए कितना प्रतिशत पेरेंट्स है जो इस तरह से अपने बच्चों से प्यार से रोज 1 घंटा बात करता है? टाइम है नहीं है। पूछिएगा कि आप काहे नहीं करते तो कहेगा टाइम है सर उतना बतियाने का है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई टाइम आपके पास में नहीं। तो जब आपके पास में टाइम है नहीं और समाज में बच्चा को इंटरेक्ट आप होने नहीं दीजिएगा तो फिर सामाजिक विकास उसमें कैसे होगा? बताइए। आपका बच्चा बन जाएगा किताबी कीड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चा आपका सफल होगा, अरे भाई अच्छा डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाएगा वो, लेकिन एक बात जान लीजिए, शिक्षा का उद्देश्य केवल डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक अंतःक्रिया भी है। समाज में आपका विचार, कंट्रीब्यूशन, व्यवहार, लहजा, तहजीब, चाचा से कैसे बात करना है, चाची से कैसे बात करना है, बगल वाले पड़ोसी से कैसे बात करना है, किसी दूसरे से कैसे बात करना है, ये चीज भी तो हमको शिक्षा सिखाता है। तो आप तो वो होने ही नहीं दिए ना, आप तो केवल किताबी कीड़ा बनाए अपने बच्चा को। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, स्कूल स्कूल स्कूल, ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, तो फिर सोशल इंटरेक्शन तो उसका हुआ नहीं, अंतःक्रिया तो किसी से हुआ नहीं, तो फिर आप उसमें सामाजिक विकास का कोई भी एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हैं उससे। नो सोशल इंटरेक्शन, नो सोशल डेवलपमेंट। अगर कोई सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करा रहा है तो उसमें सामाजिक विकास होगा भी नहीं। और आजकल के बच्चों में सामाजिक विकास हो गया है 0/सन्नाटा। क्योंकि लोगों को 2 BHK फ्लैट में रहना पसंद है, घरे 16 BHK घर छोड़ करके लोग शहर में 2 BHK फ्लैट में रह रहे है कि नहीं? ग्रामीण परिवेश में जाकर के देख लीजिए, लोगों को यह लग रहा है कि भाई हमारा बच्चा शहर में ही पढ़ सकता है, अच्छे स्कूल में ही पढ़ सकता है, केवल उसको किताबी कीड़ा बनाने के चक्कर में आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी लेना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना नहीं। शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनाना। आप जब बच्चा को किताबी कीड़ा बना रहे हो, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसमें ना ही सोशल डेवलपमेंट हो पाया, ना ही इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन भी उसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। माँ का प्यार क्या होता है उसको पता चलने आप दिए हैं, आप तो खाली सुबह सुबह जबरदस्ती जगाए हैं, जबरदस्ती लंच ठुसाए हैं और उसको बस में ले जाकर रखे। उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया आपके प्रति कि मम्मी नाम की जो प्राणी है इस दुनिया में का है खाली बस में चढ़ाने, होमवर्क बनवाने के लिए, बस इसके अलावा उस आदमी का कोई काम नहीं। हाँ, उसके दिमाग में बन रहा है कॉन्सेप्ट, सावधान रहिए। तो भाई जब आप इस तरह का बर्ताव अपने बच्चों के साथ में कर रहे हैं तो लास्ट में वृद्धाश्रम जाने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि उसमें कोई इमोशन डेवलप नहीं हो रहा है, आपसे अटैचमेंट उसका खत्म हो जाएगा, उसकी नौकरी हो जाएगी, अमेरिका में जाकर के बढ़िया फ्लैट में रहेगा, बाद में कहेगा आपको कि मम्मी तुम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकती, वृद्धाश्रम पकड़ लो। तो जाकर देखिए, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग जो हैं उसमें 80% ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे बहुत सफल हैं, जिनका बच्चा अमेरिका में कहाँ कहाँ जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, करोड़ों का पैकेज है, लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नो सोशल इंटरेक्शन। कोई इंटरेक्शन आप नहीं कहे, समाज क्या होता है इसको बताए नहीं, आप रीति रिवाज क्या होता है इसको आप नहीं बताए, उसको बहुत दूर आप रख दिए। इमोशनल डेवलपमेंट आप नहीं कराए, सामग्रिक विकास नहीं कराए, तो इमोशन खत्म हो गया उसका। बाबू सोना करने वाले कोई और मिल गया उसको, उससे उसका अटैचमेंट हो गया, तुमको भूल गया। अब तुमको लगता है कि हमारा बेटा बदल गया, अरे बदला नहीं है, समय है। काश यह इमोशन आप पहले उसमें डेवलप किए होते। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चा को देख लीजिए, बेटा हो या बेटी, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों का प्यार अपने माता पिता के प्रति ज्यादा होता है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि वो केवल पढ़ाई पर ध्यान है, तो अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं।
हो सकता है कि उसका बेटा मैट्रिक में सेकंड डिवीजन ही किया हो सकता है उसका बेटा इंटर में सेकंड डिवीजन ही किया हो। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका सामाजिक विकास खूब हुआ है, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट खूब हुआ है। अपने माता पिता को कितना भी ऊंचा पद पर चला जाए वो नहीं छोड़ेगा। उसके दिमाग में आएगा कि भाई यही तो हमारे भगवान, क्योंकि उसके मम्मी केवल होमवर्क बनवाती नहीं थी, उसकी मम्मी जो है वो खेलने का मौका भी देती थी, उसकी मम्मी सोशल इंटरेक्शन का मौका भी देती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों में एक कॉन्सेप्ट आना तय है कि नून रोटी खाएंगे फिर भी जिंदगी समय बिताएंगे। लेकिन उच्च घराने में ये जो है ना मामला फिट नहीं होता, क्योंकि आपको तो चाहिए हमारा बेटा बड़का वैज्ञानिक बने, हमारा बेटा बड़का डॉक्टर बने, बड़का इंजीनियर बने। लो बन गया तो उसके बाद में आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने सामाजिक विकास तो कराया नहीं, आपने तो केवल संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान दिया, केवल बच्चा को इंजीनियर बनाने के फेरा में लगे रहे। तो फिर क्या फायदा ऐसा शिक्षा का जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। समझ में आ रहा है बात? हम ये बहुत बड़ा बात आपको बोले, परवरिश डिपेंड करता है कि आपका बच्चा आपके साथ में कैसा व्यवहार करेगा। ये परवरिश डिपेंड करता है आप किस तरह का परवरिश बच्चा को दे रहे हैं। आया बात समझ में? तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटरैक्शन। अंतःक्रिया का मतलब समझ गए? सारा इसी शब्द पर हम लोग चर्चा किए हैं, इंटरैक्शन। फिलहाल इस शब्द को छोड़िए, इस शब्द को गोली मारिए। इंटर रिलेशन का मतलब हो गया कि जैसा व्यवहार करेंगे उस तरह का संबंध बना करके दूसरे जगह भी उसको इंप्लीमेंट करेगा, वो हो गया अंतर संबंध। और ये हो गया अंतःक्रिया, इंटरैक्शन। आप बच्चा को इंटरेक्ट करने का मौका दीजिए, समाज में, परिवार में, विद्यालय में, घर में बोलने कहने सुनने का अवसर दीजिए, तब बच्चा में सामाजिक विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा। समझे? तो ये थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन हो गया। 4 सिद्धांत हमने आपको बताया, मुझे लगता है कि बात क्लियर हो गया। 4 गो सिद्धांत कौन कौन था देखिए। 4 गो सिद्धांत में हमने आपको पहला सिद्धांत क्या बताया, बताएगा? हाँ, पहला सिद्धांत हमने बताया, फर्स्ट सिद्धांत हमने बताया, किसका बताएगा? तो पहला सिद्धांत बताया निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत हमने बताया कि भाई विकास रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भाधान से लेकर के व्यक्ति जब तक जीवन में रहेगा तब तक चलेगा। कौन सिद्धांत? निरंतरता। दूसरा सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता। दुनिया में 2 व्यक्ति के एक जैसा न होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है, दुनिया में सब व्यक्ति की अपनी विभिन्नताएं होती हैं। तीसरा सिद्धांत क्या बताया? तो अंतर संबंध का सिद्धांत, मतलब एक जगह का गुण दूसरे जगह वो क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। चौथा सिद्धांत क्या बता? अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। बच्चा को इंटरेक्ट करने का मौका दीजिएगा, बच्चा को इंटरेक्ट करने का मौका दीजिएगा, अंतःक्रिया को उसको मौका दीजिएगा, तो बच्चों में शाब्दिक क्षमता के साथ साथ में सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, इमोशनल, संवेगात्मक सब तरह का विकास होगा। यहाँ तक हमको लगता है 4 गो सिद्धांत आपका क्लियर हो गया। बोलिए क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। नए छात्र हो, पुराने छात्र हो, कोई भी भाई, बोलने की पूरी आजादी है, पूछने की पूरी आजादी है। तुमको नहीं समझ में आया तुम बोलो, ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं विकास के अनुक्रमिक स्वरूप के 2 दिशाओं में देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना? पहला है कौन सा? तो पहला है हमारा शीर्षगामी अनुकरण। शीर्षगामी अनुकरण, देखिए शीर्षगामी अनुक्रम क्या होता है इसके बारे में हमने लिखा है कि बताइए, सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर मतलब विकास का पहला जो सीक्वेंस होता है ना, वो कहां से कहां? सिर से पैर की तरफ, ठीक है ना? सिर से पैर की तरफ कहने का मतलब है कि इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले विकास किसका होता है? सिर का। जब गर्भावस्था में बच्चा होता है, ठीक है ना, तो गर्भावस्था में बच्चा जब होता है तो उस समय सबसे पहले बच्चों में जो विकास होता है वो किसका होता है बताएगा? वो होता है सिर का विकास। तो सिर से पैर, ये पहला सीक्वेंस आपके सामने है। इसमें एग्जाम्पल दिए कि बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वस्तु को पकड़ता है, फिर बैठ सकता है, फिर रेंग सकता है, बाद में खड़ा होकर चलने लगता है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक बच्चा, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले, अब देखिए 2 दिन के बच्चा को आप गोद में लीजिए, 2 दिन के बच्चा, तो उसका माथा ऐसे देखेगा ना, उसका माथा कैसे रहता है? मतलब बैलेंस नहीं कर पाता है। लेकिन आप 1 साल के बच्चा को गोद में लीजिए, 1 साल के बच्चा, तो वो ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। 7 महीने के बच्चा को लीजिए
तो कभी कभी ऐसे देखेगा, कभी ऐसे हो जाएगा, फिर कभी संभालने का प्रयास करेगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है। शीर्षगामी, शीर्षगामी का मतलब ये होता है, क्या बताएगा, सिर से, मतलब बच्चा सबसे पहले अपने सिर को बैलेंस करता है, उसके बाद अपने हाथ को बैलेंस करेगा, फिर पैर को बैलेंस करेगा, और धीरे धीरे वह बच्चा बैठना चालू करता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना चालू करता है। मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें समय लगता है, जिसमें टाइम लगता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ 10 दिन में काम हो जाए, 15 दिन में काम हो जाए। मैं तुमको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, पहले अपने सिर पर नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, कंट्रोल हासिल करेगा, फिर वस्तु को पकड़ेगा और फिर बैठ सकता है, फिर रेंग सकता है, और बाद में खड़ा होकर के क्या होगा, चलेगा। ये क्या होगा, देखो ना, आ रहा है, सिर से पैर की तरफ आ रहा है ना, सिर से पैर। पहले सिर को बैलेंस करना, फिर हाथ को बैलेंस करना, फिर उसके बाद में अपने कमर को बैलेंस करना, मतलब बैठने के लिए, फिर उसके बाद में पैर को बैलेंस करना, तब ना लास्ट में वो क्या करेगा, दौड़ में क्या होगा, शीर्षगामी। क्या हो गया, शीर्षगामी। और एक होता है अधोगामी। अधोगामी में पैर से सिर हम नहीं कर सकते, मध्य भाग से बाहर, मध्य भाग से बाहर की ओर, इसमें लिख लीजिएगा, गलत लिखा गया, मध्य भाग से बाहर की ओर, ठीक है। मध्य भाग से बाहर की ओर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा, कहता है इसका अर्थ है कि शरीर विकास जो है ना, वो शरीर के मध्य भाग से, देखो यहाँ पर आ रहा है, अंडरलाइन करना, विकास जो है ना वो शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इसका क्रम में पहले व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। देखो अब रीढ़ की हड्डी पैर में थोड़े होता है, शरीर के मध्य भाग में होता है, इसीलिए हमें लिखा है मध्य भाग से बाहर की ओर। तो सबसे पहले किसका बताएगा, तो भाई अधोगामी में क्या हुआ, अधोगामी, अच्छा नामे से परिचित है ना, अधोगामी मतलब शरीर के आधा वाला भाग से बाहर की ओर, अधोगामी। तो अधोगामी मतलब बैलेंस सबसे पहले किसका, स्पाइनल कोड का, रीढ़ की हड्डी का। अब स्पाइनल कोड जो होता है वो क्या होता है, पूरे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है कि नहीं बताइए। अगर आपके स्पाइन का एक भी अगर नस दब गया तो हो सकता है पैरालाइज हो जाए, आपका हाथ पैरालाइज हो सकता है, आपका पैर पैरालाइज हो सकता है, क्योंकि शरीर का जितना भी नस है वो सब किससे होकर निकला है, वो सब रीढ़ के हड्डी से, फोन होता है उसी से सारा निकला हुआ है। और हमारा रीढ़ का हड्डी कैसा होता है, मोटरसाइकिल का शॉकर देखे हैं ना, शॉकर देखिएगा, मोटरसाइकिल पर बैठिएगा तो स्प्रिंग दब जाएगा, फिर उतरिएगा तो फिर उठ जाएगा, उसी तरह से हमारा रीढ़ का हड्डी है, स्प्रिंग टाइप का, ऐसे है ना। अब जब माथा पर बोझा रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा, माथा से बोझा हटाएंगे तो थोड़ा ठीक। अब इसी दबने उठने के चक्कर में अगर कोई नस, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, अभी छत पर से आप गिरे और गिरे ऐसा कि बैठ गए सीधे, तब बैठ गया तो पूरा, समझ रहे हैं ना, सॉकर तो बैठ गया और सॉकर ऐसा बैठा कि उसमें नस दब गया। अब नस हो सकता है कि आपका दाहिने हाथ का दब जाए, बाएं हाथ का दब जाए, पैर का दब जाए, दाहिने पैर बाएं पैर। तो रीढ़ के हड्डी में नस के दबने से हो सकता है कि आपका हाथ पैर पैरालाइज हो सकता है ना। तो यहां पर देख लीजिए क्या कहता है कि भाई अधोगामी जो होता है ना वो मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ के हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है, तब ना बताया मध्य भाग से बाहर, है ना। यहाँ पर इसको काट लीजिएगा, पैर से सिर काट लीजिएगा और यहाँ पर लिखिए क्या बताइएगा, मध्य भाग से बाहर की ओर। तो मध्य भाग से बाहर की ओर क्या कहलाएगा, अधोगामी। पूछता है, पूछेगा, ही वृद्धि विकास का कॉन्सेप्ट है अधोगामी, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिए कि बच्चा अपने हाथों से पहले बाहों का उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों का गति को नियंत्रित करने से पहले हाथों का उपयोग कर सकता है। बच्चा अपने हाथों से पहले किसका उपयोग करेगा, बाह का। जैसे बैलेंस करने का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। जैसे अगर आपका यह हाथ बैलेंस नहीं है तो उंगली भी बैलेंस नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपको इसमें कोई दिक्कत हो गया, यहाँ पर अब यहाँ पर हाथ में कोई दिक्कत हुआ तो उंगली भी काम करना बंद। क्या हो रहा है, अधोगामी हो रहा है ना भाई, मध्य भाग से बाहर की ओर, मध्य भाग से बाहर। तो अधोगामी में केवल इतना याद रखना कि भाई
मेरुदंड से मतलब वही स्पाइनल कोड से बाहर की तरफ का जो विकास का सीक्वेंस चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, अधोगामी। और शीर्षगामी हो गया सिर से पैर की तरफ। दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना, यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोनों बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, आया समझ में? ठीक है ना। अब देखिए, जब ये दोनों बात समझ में आ गया होगा तो हमको लगता है कि वृद्धि और विकास चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है ना। अब विकास के विभिन्न क्षेत्र है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इसको देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला क्षेत्र होता है क्या, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। अभी ना बताया है, अरे फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वही तो है शारीरिक विकास। तो सर जिस शरीर में परिवर्तन हो रहा है उसको शारीरिक विकास आप काहे कह रहे हैं? अरे मूर्ख प्राणी, क्योंकि मैंने बताया है कि विकास के अंदर में ही वृद्धि शामिल, इसीलिए हम इसको विकास कर। तुम मत यह सोच लेना कि सर शारीरिक वृद्धि कहना चाहिए आपको, शारीरिक विकास काहे कह रहे हैं? भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि हमने बताया कि शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, पता है ना कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर सर शारीरिक वृद्धि काहे नहीं कह रहे हैं आप, शारीरिक विकास काहे कह रहे हैं? क्योंकि विकास के अंदर ही तो वृद्धि शामिल, बोलो ना। तो शारीरिक विकास का मतलब क्या, मनुष्य में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, बस सिंपल सी बात है भाई। तुम में होने वाले फिजिकल चेंजेस को ही तो हम क्या कहेंगे, शारीरिक परिवर्तन कहेंगे, या उसी को हम लोग शारीरिक विकास कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग शारीरिक विकास कहेंगे। दूसरा क्या आता है बताइएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्र में डोमेन्स। दूसरा आता है संज्ञानात्मक, अभी बताएं। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव किससे बना है, कॉग्निशन से। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, संज्ञान। संज्ञान का मतलब जानकारी हासिल करना। संज्ञानात्मक का पूरा पूरा संबंध हमारे बुद्धि और दिमाग से होता है। तो केवल संज्ञानात्मक शब्द तुम्हारे पास में आया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तुम्हारे सामने आया, तो किसी समस्या को तर्क करना और सोचना मतलब थिंकिंग, समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग, और हल करना मतलब सॉल्व करने की क्षमता संज्ञानात्मक विकास है। तुम बताओ, यहाँ पे देखो, आप तर्क करते हैं, चाहे आप सोचते हैं, चाहे आप समझते हैं, चाहे आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, तो कहां से करते हैं, ठेहुना से, कहां से, दिमाग बुद्धि मस्तिष्क से करते हैं। तो हम बोले ही संज्ञानात्मक बाई ब्रेन जुड़ा हुआ। ठीक है जी, समझ में। तीसरा जो है आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इसको कौन नहीं जानता भाई, समाज में विकास। सामाजिक विकास का मतलब क्या हुआ, सामाजिक है, सोशल इंटरेक्शन, कि हमको समाज के साथ में कैसे रहना चाहिए, ये हमारा समाज। इसमें कह रहा है कि जीवन भर सामाजिक कौशल और मूल्यों का विकास। मतलब सामाजिक कौशल का मतलब सोशल स्किल, और सामाजिक मूल्य का मतलब हो गया सोशल वैल्यू। सामाजिक मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सामाजिक कौशल को हम लोग बोलेंगे सोशल स्किल, और उसके बाद में मूल्य मतलब सोशल वैल्यू। तो कुछ सोशल वैल्यू भी होता है, कुछ सोशल स्किल भी होता है। सोशल स्किल का मतलब समाज में ना चाचा से कैसे बात करना है, चाची से कैसे बात करना है, दादाजी से कैसे बात करना है, अपने पड़ोसियों से कैसे बात करना है, ये चीजें हमको पेरेंट्स हमको सिखाते हैं। और सिखाते हैं तो इसके साथ साथ में हम समाज से देख देख कर सीखते भी हैं। नहीं देख कर सीखते हैं कि समाज में लोग जैसा रहता है उसी तरह से हम बन जाते हैं। सोशल स्किल और सोशल वैल्यू का मतलब क्या होता है, समाज का अपना एक मूल्य होता है, समाज की अपनी एक क्या होती है, मूल्य होते हैं। उस मूल्य को सीखना। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी बाजार में तुम्हारे पड़ोसी को भाई एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया, अब पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया और हजारों की भीड़ में आपने देखा कि अरे भाई तो हमारे घर के बगल वाला आदमी, तब जा करके जो लोग वहां पर बचाव कर रहा था उसके संदर्भ में आपका बचाव उसके प्रति ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यही तो हमारा सामाजिक मूल्य है, यही तो हमारा सोशल वैल्यू है। हमको लोगों ने सिखाया है कि आपके अगल बगल के लोग हैं उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा के घर में जब आग लग जाता है तो तुम तो ये भी सोच सकते हो कि हम काहे जाए बुझाने, हमारे घर थोड़े जल रहा है, लेकिन लोग जाता है कि नहीं बुझाने। क्यों, क्योंकि सोशल वैल्यू, सोशल मूल्य है। इस समाज में आप रह रहे हैं तो समाज का कल्याण करना आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है वो कांड आपके घर में 500 हो जाए, तो फिर वो भी तो ये सोचेगा। तो ये होता है सोशल वैल्यू।
तो सामाजिक विकास भी आप समझ गए, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। हमने बताया कि भाई संवेगात्मक किससे बना है, संवेग से। संवेग का मतलब क्या, इमोशन। इमोशन कितना प्रकार, 2 प्रकार, सकारात्मक नकारात्मक। सुख क्या, सकारात्मक, दुख क्या, नकारात्मक, प्यार क्या, सकारात्मक, घृणा क्या, नकारात्मक। ठीक है ना। अब इसमें हमने लिखा है इमोशनल डेवलपमेंट में कि अपनी एवं दूसरों की भावना, भावना अपनी एवं दूसरे की भावना को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की क्षमता है। जैसे आपके दोस्त के साथ में कोई अप्रिय घटना हो गया जो होना नहीं चाहिए था, मान लीजिए कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, सपोज दैट, तो भाई आपका भावना, आपका इमोशन वहां पर क्या कहेगा। आपका इमोशन कहेगा कि हम अपने दोस्त से जाकर मिले, उसको सांत्वना दे, कह रहे दोस्त चिंता मत करो, क्या हो जाएगा, सबको तो एक दिन जाना ही है। लेकिन ये इस बात का बड़ी दुख है कि जाना तो सबको है, लेकिन इस समय से बहुत पहले चले गए। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल में कितना पीड़ा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, हमारे पिता माता है ना, हमारे मम्मी पापा भी तुम्हारे मम्मी पापा है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये होता है इमोशनल। अब तुम कहेगा अरे भाई पिताजी तुम्हारा देहांत हो गया था, और बड़ी बढ़िया हो, अच्छा वो चल पार्टी करो। अब बताइए क्या ये इमोशन इसको गवाही देता है, नहीं, इसको गवाही नहीं देता। भाई अगर आप मनुष्य है तो आप में इमोशन तो होना चाहिए, आप में इमोशन होना चाहिए कि आपके दोस्त के मम्मी का देहांत हो गया है तो दुख तो आपको प्रकट करना होगा ना, और दुख होना भी चाहिए, जबरदस्ती प्रकट करने की बात नहीं है, होना चाहिए। अगर आपने दुख प्रकट नहीं होना, मनुष्य नहीं है इसका मतलब, समझ रहे आपने, इसका मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतन मन खत्म हो गया, चेतना खत्म है, समाप्त है, जानवर की भांति आपके व्यवहार चल रहा है। इसका मतलब एक जानवर भी होता है वो अपनों के लिए अपना प्रेम रखता है, जाकर के देख लीजिएगा। भैंस जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई दिमाग नहीं है, कोई चेतना नहीं उसमें, लेकिन अपने बच्चों को रक्षा वो करती है, भैंस करती है ना। तो जब जानवर होकर के इतना चेतना उसको है कि अपनों का रक्षा हमको करना है, तो मनुष्य होकर के इतना चेतना तो अपने होना चाहिए कि हमको दूसरे के प्रति भी भावना को स्वीकारना है, दूसरे की इमोशंस को स्वीकारना है। वही तो है हमारा संवेगात्मक विकास। बोलो क्लियर, समझ में आया। करा कि भावना को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की क्षमता। लास्ट में आता है हमारा कौन, भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब यह भाषा को समझने, देखने, उपयोग करने की क्षमता के विकास में क्या होता है, संदर्भित करता है। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है, यह हमारा कौन है, भाषा का विकास। हमको लगता है कि मामला अब जो है ना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब इसमें कोई कष्ट आपको नहीं होना चाहिए, चाहे नए बच्चे हो चाहे पुराने बच्चे, सब लोगों को यह बात पहले समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। आ गया ना। अब जो है इसमें विकास के चरण हैं जो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज जितना हम लोग पढ़े हैं उसको पहले रिवाइज करते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, 2 मिनट में क्विक रिवीजन, फटाफट फटाफट। चलो सबसे पहले हमारे पास में आता है वृद्धि और विकास। चलिए बताइए, किसी व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। किसी व्यक्ति में शारीरिक के साथ में संज्ञानात्मक, भावात्मक, गुणात्मक, नैतिक पक्ष को क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। लंबाई और वजन का बढ़ना क्या है, वृद्धि है। गुण में परिवर्तन क्या है, विकास है। वृद्धि का क्षेत्र छोटा होता है कि बड़ा, छोटा। विकास का क्षेत्र छोटा होता है कि बड़ा, बड़ा। विकास के अंदर में वृद्धि को शामिल कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। परिमाणात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। संख्यात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। लेकिन मात्रात्मक, गुणात्मक, परिमाणात्मक इस सब को शामिल कर देंगे तब क्या होगा, विकास होगा। अर्थात अब बताइए आप हमको, ये विकास कब से प्रारंभ होगा भाई, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होगा तब से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक आपका जीवन रहेगा इस धरती पर। विकास का समय क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, लेकिन वृद्धि का समय फिक्स होता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होगी, जबकि विकास का कोई निश्चित समय फिक्स नहीं है। शारीरिक परिवर्तन को क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, लेकिन शारीरिक के साथ में संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये सब के सब किसके अंतर्गत में आएगा, विकास के अंतर्गत में आएगा, ठीक है ना। वृद्धि और विकास में अंतर भी आपने देखा, आकार में बढ़ोतरी या मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, जबकि रूप एवं आकार में गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। शारीरिक परिवर्तन को क्या कहेंगे, बोलिए सब लोग, वृद्धि कहेंगे। समग्र ऑल ओवर चेंजेस को क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। विकास एक भाग है किसका, बताइए, विकास का भाग है कौन, वृद्धि, और उसका संपूर्ण रूप से जो बदलता है वो कौन है, विकास है।
परिपक्वता के साथ में रुक जाएगा, मैच्योरिटी के साथ में जो रुक जाएगा कौन है? वृद्धि है। लेकिन कभी ना रुकने वाला, जीवन भर चलने वाला कौन है? विकास है। देखने जो मापने जो कौन होगा? वृद्धि होगा। लेकिन कौन देखने और मापने जो नहीं होगा, केवल महसूस करने जो होगा? विकास होगा। विकास एक प्रक्रिया, विकास के प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? वृद्धि। लेकिन वृद्धि के प्रक्रिया में विकास शामिल नहीं है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्ष इसमें शामिल होगा। वृद्धि है कि विकास है? भाई साहब वो है विकास। फिर हमने विकास के सिद्धांत को देखा, निरंतरता का सिद्धांत, रेगुलर चलने वाला, बताया ना, भ्रूणावस्था से लेकर के जब तक व्यक्ति का जीवन रहेगा तब तक चलेगा। कौन सिद्धांत ये बताता है? निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत अभी बताया, दुनिया में दो व्यक्ति का एक जैसा न होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि भाई सभी बच्चे क्लास में एक जैसा नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी सीखने की क्षमता होती है। हमको विकास का सिद्धांत भी बता रहा है। तीसरा है अंतर संबंध का सिद्धांत। जब एक गुण को कहीं आप सिखाते हैं तो उसका इंप्लीमेंटेशन कहीं और जगह बच्चा करता है कि नहीं करता है? करता है। यही तो अंतर संबंध। अंतःक्रिया, थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन, बच्चा को इंटरेक्ट कराना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इंटरेक्ट कराएंगे तभी तो समाज में अंतःक्रिया कर पाएगा। उसके बाद में विकास के अनुक्रमिक स्वरूप, मतलब दो सीक्वेंस को हमने समझा, एगो है शीर्षगामी, एगो है अधोगामी। बताओ, सिर से पैर की तरफ कौन है? शीर्षगामी। शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ कौन है? बताएगा, वो हो जाएगा हमारा अधोगामी। फिर उसके बाद में हमने बताया विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर में परिवर्तन कौन है? शारीरिक विकास है। उसके बाद में तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, ये किसमें आता है? संज्ञानात्मक में आता है। समाज में कैसे जीना है, सोशल स्किल, सोशल वैल्यू कौन है? सामाजिक विकास है। इमोशनल डेवलपमेंट, भावना को प्रकट करना कौन है? संवेगात्मक है। भाषा के द्वारा अपने विचार को प्रकट करना कौन है? भाषा का विकास। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखो, जितने भी नए छात्र हमारे क्लास में हैं, आप सभी को मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना कि मनोविज्ञान समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं। आप हमारा नोट्स लेकर के चले भी जाइएगा, आप हमारा नोट्स कहीं से ले लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, किसी से आप मोक टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन एकदम रहेगा 0/7। समझ में आ रहा है? लेक्चर सुनिएगा तब आपको चीजें जो है ना वो याद होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि